इससे पहले हमने आज़ाद हिंद फौज के बारे में चर्चा की थी। आज हम CR फार्मूला, बेवेल प्लान और रॉयल नेवी का जो विद्रोह हुआ उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे CR फार्मूला पे। 1939 में जब कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया, इसके बाद हम देखेंगे कि मुस्लिम लीग और अंबेडकर जी ने मुक्ति दिवस मनाया था। बाद में 1940 में लाहौर अधिवेशन जो मुस्लिम लीग का हुआ, उसमें द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया गया और तभी से जिन्ना एक अलग पाकिस्तान की मांग करने लगे थे। अब 1942 में देखा जाए तो जिन्ना एक तरफ अपनी पाकिस्तान की मांग पर अड़े हुए थे, दूसरी तरफ कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन चला रही थी। जबकि अगले जो संवैधानिक सुधार थे, भारत में जो भी स्वशासन की बात होनी थी, उसके लिए ज़रूरी था कि इस संवैधानिक गतिरोध को दूर किया जाए और मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एक मंच पर लाया जाए ताकि दोनों में समझौता हो सके और आगे की जो भी स्वशासन की योजना है उसको लागू किया जा सके। तो ऐसे में एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता थे सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी ने एक योजना बनाई और 10 जुलाई 1944 को गांधी जी की स्वीकृति के बाद ये योजना इन्होंने अपनी जारी की थी। इसका उद्देश्य यही था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता कराकर जो संवैधानिक गतिरोध है उसको दूर किया जाए। अब जो CR फार्मूला था उसमें क्या शर्तें थी, क्या प्रावधान थे, इसको एक एक हम देखेंगे एक एक करके। पहला तो ये था कि मुस्लिम लीग भारत की स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे और कांग्रेस के साथ अस्थायी सरकार के गठन में योगदान दे या सहयोग करे। दूसरा ये कहा गया इसमें कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद एक कमीशन बनाया जाएगा और ये कमीशन जो है ये उन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण करेगा, जैसे जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, इसके अलावा जो पूर्वी क्षेत्र भारत का था वहाँ जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तो इन क्षेत्रों का जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं उनका ये कमीशन सीमा निर्धारण करेगा और इसके बाद यहाँ के जो नागरिक होंगे उनको वयस्क मताधिकार के आधार पर एक जनमत संग्रह कराया जाएगा और इस जनमत संग्रह के आधार पे यहाँ की नागरिकों की इच्छा से भारत से जो संबंध विच्छेद के बारे में निर्णय है उस पर विचार किया जाएगा। यानी यहाँ के नागरिक अगर जनमत संग्रह में ऐसा निर्णय लेते हैं कि भारत से या भारतीय संघ से हमको संबंध विच्छेद करना है, भारत से अलग होना है, तो ये निर्णय इसी जनमत संग्रह द्वारा लिया जाएगा। हालांकि इसमें यह था कि ये जो जनमत संग्रह होना था इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल होने थे। इसके अलावा CR फार्मूला जो है, अगला प्रावधान ये था कि देश के विभाजन की स्थिति में, यानी अगर जनमत संग्रह में यहाँ जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के निवासी हैं और जो पूर्वी क्षेत्र के निवासी हैं, अगर ये जनमत संग्रह में भारत से अलग होने का निर्णय लेते हैं तो ऐसी स्थिति में रक्षा, व्यापार, संचार और जो अन्य जो महत्वपूर्ण विषय हैं उनके बारे में एक आपसी समझौता होगा। और फिर ये कहा गया था कि ये सारी शर्तें जो ऊपर सारी शर्तें गिनाई गई हैं ये तब लागू होंगी जब ब्रिटेन भारत को पूरी तरीके से स्वतंत्र कर देगा। अब ये जो CR फार्मूला है इसको लेके गांधी जी और जिन्ना में 9 सितंबर से 27 सितंबर तक एक लंबी चर्चा चली, लंबी वार्ता हुई। गांधी जी ने जिन्ना को यहीं पे इनका सम्मान बढ़ाने के लिए इनको कायदे आजम की उपाधि दी थी, कायदे आजम कह के इनको पुकारा, महान नेता। लेकिन CR फार्मूला असफल हो गया क्योंकि जिन्ना अंत तक अलग पाकिस्तान की मांग पर अड़े रहे। तो इस तरीके से CR फार्मूला असफल हो गया। लेकिन बाद में हम देखेंगे कि जब भारत स्वतंत्र हुआ और भारत की स्वतंत्रता के बाद जो भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो लगभग इसी फार्मूले के आधार पर हुआ। तो ये था CR फार्मूला।
CR फार्मूला के बाद हम बेवेल योजना करेंगे। बेवेल प्लान जो थी 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो की जगह बेवेल भारत के वायसराय बन के आए। अब भारत के जब बेवेल वायसराय बन के आए तो इनके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। जैसे इस समय कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन चला रही थी। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी। इसी समय बंगाल में अकाल पड़ा हुआ था, इससे भी बड़ा रोष था देश में। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार के सामने ये भी चुनौती थी कि 1935 के अधिनियम के बाद, चाहे वो अगस्त प्रस्ताव हो, चाहे क्रिप्स मिशन हो, सारे फेल हो गए थे। तो अब बेवेल के सामने ये चुनौती थी कि किसी भी तरीके से ये जो संवैधानिक गतिरोध है इसको दूर किया जाए ताकि आगे के सुधारों को लागू किया जा सके। तो इसके लिए ज़रूरी था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस में एक समझौता कराया जाए। तो इसी उद्देश्य से बेवेल ये इंग्लैंड गए और वहाँ इन्होंने भारत सचिव को अपनी एक योजना से अवगत कराया। भारत सचिव आमरी थे उस समय, और इन्होंने ब्रिटिश सरकार से भी वार्ता की और इस वार्ता के आधार पर इन्होंने अपनी योजना की घोषणा की, या भारत के संदर्भ में प्रसारण किया गया इस योजना का। ये किया गया 14 जून 1945 को। अब ये जो बेवेल प्लान था, इसके प्रावधान क्या थे, तो एक एक करके हम इसके प्रावधान देखेंगे। तो पहला तो ये था कि जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद होती थी, तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया जाएगा और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 14 मेंबर होंगे और इन 14 सदस्यों में से एक वायसराय और कमांडर इन चीफ, इनको छोड़ के सारे सदस्य भारतीय होंगे। तो एक तो ये महत्वपूर्ण प्रावधान इसमें था। दूसरी चीज़ ये थी कि जो गवर्नर जनरल है या कमांडर इन चीफ जो है, रक्षा का भार उसके हाथ में होगा। इसके अलावा जितने भी विषय होंगे वो भारतीयों को सौंप दिए जाएंगे। तो रक्षा को छोड़कर सारे विषय भारतीयों को सौंपे जाने थे इसमें। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये कही गई थी कि जो मुस्लिम हैं, मुस्लिम और सवर्ण हिंदू दोनों को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में बराबर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। यानी 6 मुस्लिम होंगे और 6 हिंदू होंगे, तो कार्यकारिणी में बराबर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इसके अलावा इसका जो अगला प्रावधान था वो ये था कि ये जो कार्यकारिणी परिषद होगी, गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद होगी, ये अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के रूप में कार्य करेगी और गवर्नर जनरल जो है इसको वीटो का अधिकार तो था, लेकिन गवर्नर जनरल वीटो के अधिकार का प्रयोग ना के बराबर करेगा। यानी बहुत आवश्यकता होने पे ही वीटो के अधिकार का प्रयोग करेगा गवर्नर जनरल। इसके अलावा इसमें यह भी प्रावधान था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय अपने संविधान का निर्माण स्वयं करेंगे। इसके अलावा एक प्रावधान ये भी था कि जो कांग्रेसी नेता हैं उनको रिहा कर दिया जाएगा और जितना यथाशीघ्र, जितना भी जल्दी हो सके, एक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा शिमला में। इसके अलावा एक प्रावधान ये था कि भारत में ब्रिटेन के जो वाणिज्यिक हित हैं, तो ब्रिटेन के वाणिज्यिक हितों और अन्य हितों की सुरक्षा के लिए भारत में एक उच्चायुक्त की नियुक्ति की जाएगी। तो ये सारे बेवेल प्लान में ये सारे जो प्रावधान थे। अब इन्हीं प्रावधानों पर चर्चा के लिए शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया 25 जून को। तो 25 जून को एक सम्मेलन का आयोजन किया गया शिमला में और इसमें 21 बड़े बड़े नेताओं को बुलाया गया इस सम्मेलन में। जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना थे, अबुल कलाम आज़ाद, खां अब्दुल गफ्फार खां, सरदार पटेल, तो ये सारे लोग शिमला सम्मेलन में शामिल हुए थे। गांधी जी भी शिमला में मौजूद थे लेकिन इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुए।
शिमला सम्मेलन ये भी असफल रहा, क्योंकि जिन्ना पाकिस्तान की स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग पर अड़े रहे। और दूसरी चीज़ कि जिन्ना का विरोध इस चीज़ पे था, जिन्ना ने ये कहा, एक शर्त रखी, ये कहा कि जो भी मुस्लिम सदस्य हैं वो सिर्फ मुस्लिम लीग ही उनकी नियुक्ति करेगी कार्यकारिणी में। जबकि ये सम्मेलन जो हुआ था, कांग्रेस की अध्यक्षता ही की थी अबुल कलाम आज़ाद ने, और कांग्रेस की तरफ से अबुल कलाम आज़ाद का नाम प्रस्तावित किया गया था। जब जिन्ना ने ये कहा कि मुसलमानों की नियुक्ति केवल मुस्लिम लीग करेगी, तो इसको कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस ने इसलिए अस्वीकार किया कि अगर जिन्ना की इस बात को मान लिया जाता कि मुसलमानों की नियुक्ति केवल मुस्लिम लीग करेगी, तो इससे ये स्पष्ट हो जाता कि भारत में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व केवल मुस्लिम लीग करती है और कांग्रेस केवल हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती है। जबकि कांग्रेस पूरे भारत की पार्टी थी। कांग्रेस ये मानती थी कि वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है, हर जाति हर धर्म का प्रतिनिधित्व करती है। तो यही कारण था कि कांग्रेस ने इस शर्त को अस्वीकार कर दिया और इस तरीके से वायसराय ने भी शिमला सम्मेलन को असफल घोषित कर दिया। अगला टॉपिक है हमारा रॉयल नेवी का विद्रोह। रॉयल नेवी का विद्रोह ये हुआ था 18 फरवरी 1946 को, और इसके पीछे जो कारण था ये हुआ था खराब खाने को लेकर और नस्ल भेदी व्यवहार को लेकर। बम्बई में एक जहाजी बेड़ा था HMIS तलवार, तो इसी के 1100 नाविकों ने विद्रोह कर दिया और इनके नेता थे BC दत्त। तो BC दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया था। इन्होंने जहाज़ की दीवारों पर लिख दिया था कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। अब ये जो विद्रोह है, इसके कारण कराची में भी नौसैनिकों ने विद्रोह कर दिया और इस तरीके से चारों तरफ एक तनाव का माहौल पैदा हो गया। रॉयल नेवी के विद्रोह के समर्थन में जनता भी आ गई, जनता भी सड़कों पर उतर आई। बाद में ब्रिटिश सरकार ने ये निर्णय लिया था, ऐसा कहा जाता है कि ये निर्णय लिया गया था कि इस पूरे जहाजी बेड़े को ही उड़ा दिया जाए। लेकिन बाद में फिर सरदार पटेल कांग्रेस से, इसके अलावा मुस्लिम लीग से जिन्ना, कम्युनिस्ट पार्टी, ये सारे लोग एक मंच पे आ गए और ये सारे गए HMIS तलवार के जहाजी बेड़े पे। तीनों के झंडे फहराए गए यहाँ पे और इन्होंने फिर नाविकों को समझाया और इनके समझाने पर 24 फरवरी को नाविकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि नाविकों ने ये कहा कि हम ब्रिटेन की सरकार के आगे नहीं समर्पण कर रहे हैं, बल्कि भारत सरकार के आगे समर्पण कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये रॉयल नेवी का विद्रोह था। ये चला तो बहुत कम समय, लेकिन इसका भारतीय इतिहास में बहुत महत्व है। ये कहा जाता है कि रॉयल नेवी के विद्रोह ने अंग्रेजी ताबूत में अंतिम कील का काम किया, क्योंकि अब अंग्रेज़ों को ये लग गया कि इससे पहले, ठीक पहले आज़ाद हिंद फौज का जो विद्रोह हुआ था, इसके बाद फिर रॉयल नेवी का विद्रोह, तो इससे अब अंग्रेज़ों को ये लगा कि 200 सालों तक जिस सेना के भरोसे उन्होंने भारत पर शासन किया, अब उस सेना पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और अगर सेना विद्रोही हो गई और जनता उसमें शामिल हो गई तो बहुत बड़ा खून खराबा होगा। तो इस तरीके से बाद में हम देखते हैं कि इसके ठीक बाद कैबिनेट मिशन भारत आया। तो ये कहा जाता है कि रॉयल नेवी के विद्रोह ने भी स्वतंत्रता की इबारत लिख दी। तो ये रॉयल नेवी का विद्रोह था। अब अगले टॉपिक में हम जो 46 में चुनाव हुए उनके बारे में चर्चा करेंगे और कैबिनेट मिशन के बारे में जानेंगे।